हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। सो हम करते हैं फर्दर जो क्वेश्चंस हैं आगे वो कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, वेट आई विल सूम। ओके, आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर नहीं देते हो, प्लीज़ आंसर दे दिया करो सो दैट मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी कि आपको अब समझ रहे हो चीज़ों को, है ना, प्रॉपर तरीके से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे स्क्रीन पे? अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेट अ सेकंड, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद द पीपीटी। नाउ लिसन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ अ क्लासरूम बेस्ट इलिस्ट्रेट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम बेस्ट तरीके से कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या है? क्लासरूम विल डेकोरेटेड विद पिक्चर्स, चार्ट्स एंड मैप्स। तो हमने क्या करना है? टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्लासरूम को हमने डेकोरेट करना है, सजाना है पिक्चर, चार्ट्स, मैप से। ये तो नहीं होगा। क्लासरूम में हमने पीसी सीसीटीवी कनेक्शंस देने हैं, ठीक है। हाँ, पीसी सीसीटीवी कनेक्शन जब दे देंगे हम, तभी तो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाएंगे। क्लासरूम प्रोवाइड विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई भी देनी है, जो गैजेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी एंड सी बोथ, ठीक है। देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, वेट आई विल सूम। नाउ लिसन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि रिवर्स द यूजुअल प्रैक्टिस एंड यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू राइट वाज द डिक्टम ऑफ। ये किसने बोला है कि रिवर्स द यूजुअल प्रैक्टिस एंड आप हमेशा कैसे होंगे? राइट होंगे। प्लेटो। प्लेटो ने किसकी बात की थी? प्लेटो ने बुक लिखी थी द रिपब्लिक, और ये आइडियलिस्ट के फाउंडर हैं, जिनका कहना क्या है? आइडियाज ही सच है, आइडियाज ही ट्रू है, आइडियाज ही रियल है। देन आता है रूसो। रूसो नेचुरलिस्ट है। ये जो बात बोली है, ये किसने बोली है? जॉन डेवी ने, ठीक है। सॉरी, जॉन डेवी ने, महात्मा गांधी ने, ठीक है। आपका रिसर्च से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज फ्रॉम। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसे? 0 to -1 नहीं होता, +1 to 0 नहीं, 0 नहीं आएगा, -1 to +1 चलता है, या +1 to -1 जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? रिलेशनशिप बिटवीन द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द टर्म। दो टर्म से, एक आपका रिलायबिलिटी आता है, दूसरा आपका वैलिडिटी आता है। तो दोनों के बीच में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब होता है सेम, कंसिस्टेंसी। रिलायबिलिटी इज आल्सो नोन एज कंसिस्टेंसी एज वेल एज स्टेबिलिटी, हम इसको बोलते हैं। और वैलिडिटी को हम ओरिजिनलिटी बोलते हैं। रिलायबिलिटी, सेम रिजल्ट जब हम बार बार करते हैं, उसको हम रिलायबिलिटी बोलते हैं। और वैलिडिटी का मतलब क्या है कि मैं जो मेजर करना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चों का इंटेलिजेंस मेजर कर रही हूँ, मेरी रिसर्च प्रॉब्लम है कि मैं बच्चों का इंटेलिजेंस मेजर कर रही हूँ, बट ये रिसर्च प्रॉब्लम कुछ और है और मेजर में कुछ और कर रही हूँ, इसमें वैलिडिटी नहीं होगी, ठीक है। वैलिडिटी भी बहुत टाइप्स की होती है। तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ये हो गया। तो क्या पूछा है? रिलेशनशिप बिटवीन, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो पूछा है हमसे। ए रिलायबल टेस्ट इज ऑलवेज वैलिड। जो रिलायबल टेस्ट है, क्या वो हमेशा वैलिड होगा? अब आपने पढ़ा कि रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी। फॉर एग्जाम्पल कंसिस्टेंसी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ, अभी मैं आपको कुछ 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन करा रही हूँ। तो मैंने आपका टेस्ट लिया, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने आपका टेस्ट लिया, ये टेस्ट 1 हो गया, ठीक है। आज क्या डेट है? आज है 9 डेट, 9 को मैंने आपका टेस्ट लिया। तो टेस्ट में से 50 में से आपके 49 आ गए। फिर मैं आपको आफ्टर 1 मंथ फिर से आपको यही सेम टेस्ट रिपीट करूंगी, और 1 मंथ के बाद मैं आपको यही सेम टेस्ट लूंगी। तो आपको 50 में से 49 या 48 के आसपास अगर आते हैं, मतलब हमारे टेस्ट में क्या है? टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी है, ठीक है। तो वैलिडिटी क्या होता है? जो मैं रिसर्च कर रही हूँ, जो मेरी रिसर्च प्रॉब्लम है, अगर मैं उसी पे फोकस कर रही हूँ, मतलब व्हाट इज सपोज टू मेजर, मतलब इसमें वैलिडिटी है। तो ए रिलायबल टेस्ट, जो रिलायबल टेस्ट होता है, क्या वो हमेशा वैलिड होता है? ए वैलिड टेस्ट मस्ट बी रिलायबल। ए वैलिड टेस्ट मे नॉट बी रिलायबल, ये वाला तो नहीं हो सकता। ए रिलायबल टेस्ट इज़ नेवर वैलिड, ये भी नहीं है। अब इन दोनों में देख लो, जो रिलायबल टेस्ट होगा, जैसे मैंने 50 क्वेश्चन रखे, और वो सब 50 क्वेश्चन जो रखे वो किसके रखे? वो रिसर्च के ही रखे, है ना। तो ये रिलायबल टेस्ट क्या हमेशा वैलिड होगा? जो वैलिड टेस्ट है मस्ट बी रिलायबल। वो जो वैलिड टेस्ट है वो रिलायबल होना चाहिए क्या? यस। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या है? वैलिड टेस्ट जो होता है ना, वो रिलायबल होना चाहिए। वैलिड टेस्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मैंने देखना है कि जो छोटे बच्चे हैं वो जब हॉर्लिक्स खाते हैं, तो क्या बच्चों की सच में ग्रोथ हो रही है? तो ये अगर जो मेरा रिसर्च प्रॉब्लम है, मैं वही देख रही हूँ बार बार, तो मतलब इसमें वैलिडिटी है। अगर किसी टेस्ट में वैलिडिटी होगी तो रिलायबिलिटी भी होगी उसमें। तो एक वैलिड टेस्ट, उसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए। आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम। तो एक्सपीरियंस सेंटर जो करिकुलम है, हु इज द एक्सपोनेंट, सॉरी, कौन सा एक्सपोनेंट है एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम का? तो कौन है आपका एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम का एक्सपोनेंट? प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम की बात किसने की है? वो आपके जॉन डेवी ने की है, ठीक है। नाउ लिसन, देन आता है आपका, देखो ये आपने मैच करना है क्वेश्चन नंबर 6, लर्निंग बाय डूइंग। तो नेचुरलिज्म किस पे फोकस करते हैं? फाउंडर कौन है इसके? आपको पता है नेचुरलिज्म के फाउंडर हैं रूसो। रूसो ने एक बुक लिखी है इमाइल जोला, और उन्होंने नेगेटिव एजुकेशन की बात की है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है कि बच्चे को नेचर में छोड़ो, नेचुरल तरीके से पढ़ाओ। देन आइडियलिज्म, आइडियाज़ ही रियल हैं। प्लेटो है इनके फाउंडर, उन्होंने बुक लिखी है द रिपब्लिक, ठीक है। आइडियाज़ ही सब कुछ है, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पे, इटर्नल वैल्यूज़ पे फोकस किया है, ट्रू ब्यूटी एंड गुडनेस की बात की है। मैंने आपको पहली वीडियो में बोला है सी का सेकंड आएगा। सी का सेकंड जैसे ही आपको पता चल गया, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। वर्ल्ड एज इट इज़ हियर एंड नाउ, ये किसका कोट है? ये है आपका
ये आपका रियलिस्ट का डी का 4 आएगा, डी का 4 इसमें भी है, इसमें भी है। आगे देखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग से कौन सीखेगा, वो आपका आता है प्रैग्मेटिज्म। खेल खेल में सीखना है, आंसर इसका ए आएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66 में जो आया था, चेयरमैनशिप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। दैट्स व्हाई दिस कमीशन इज आल्सो नोन एज कोठारी कमीशन, बिकॉज चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। तो लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन किसका है, ये जो यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1992 में आई थी, उन्होंने दिया था। लर्निंग विदाउट बर्डन ए नहीं है। एनलाइटन एंड ह्यूमेन सोसाइटी की किसने बात की थी, एनलाइटन एंड ह्यूमेन, हाँ, तो ये किसका टाइटल है, ये रामामूर्ति कमेटी जो 1990 में आई थी। इनका नेम क्या था, अंडर द रामामूर्ति कमेटी सेटअप हुई थी 1990 में। और ये क्यों आई थी, जो एनईपी 1986 वाली पॉलिसी थी उसको रिव्यू करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। एजुकेशन एंड पीपल ऑफ इंडिया, एजुकेशन एंड पीपल ऑफ इंडिया कुछ नहीं है, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट है। ये किसका टाइटल है, जो आपका कोठारी कमीशन है, जिसको हम इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। फिर आता है आपका रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स को रीअरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में। अब सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, हम सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो थर्ड आएगा स्टार्टिंग में, इसको एलिमिनेट करो, इसको एलिमिनेट करो। आपको मैंने सिखाया एलिमिनेशन से क्वेश्चन जल्दी निकलते हैं और करेक्ट आंसर निकलते हैं। अब प्रॉब्लम तो हमें मिल गई, अब प्रॉब्लम के ऊपर हम हाइपोथेसिस बना लेंगे। ठीक है, आपको पता है हाइपोथेसिस बनाएंगे, तो हाइपोथेसिस इसमें भी है, इसमें भी है। हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, जो हमने हाइपोथेसिस बनाई उसके ऊपर हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब अगर आपको देखो यही दो बचते हैं स्टेप, अगर आपको इनमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है, अगर आपको इनमें पता नहीं चल रहा है क्या करना है, तो आप क्या करोगे, देखो ये जो रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट हम हमेशा लास्ट पे बनाते हैं, तो फिफ्थ आएगा लास्ट पे, तो फिफ्थ यहाँ पे लास्ट पे नहीं है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, होप आपको क्लियर हुआ होगा। यस। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ऑटोवेज व्यू एजुकेशन एंड सोशल चेंज। तो ऑटोवे ने क्या बोला है एजुकेशन सोशल चेंज के बारे में, कमेंट में आंसर बता देना। एजुकेशन चेंज इज द सोसाइटी नहीं, हमने ट्रिक क्या पढ़ी है क्लास में, ऑटो वाला फॉलो करने लगा। ठीक है, एजुकेशन चेंज फॉलो सोशल चेंज, जब भी फॉलो आएगा मतलब ऑटो वे का है, आंसर बी है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, कौन सा नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने कहीं पीछे किया है लास्ट वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, रिलीजियस फेथ, पार्टिसिपेशन, एम्पैथी और मोबिलिटी, तो इसमें फर्स्ट आंसर था। स्कूल्स आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन, स्कूल जो है ना सोशल इंस्टीट्यूशन है, क्यों, बिकॉज दे प्रिजर्व इंस्टिल द फ्यूचर जनरेशन वैल्यूज ऑफ आवर कल्चर, ये प्रिजर्व करके रखते हैं और जो भी वैल्यूज़ हैं वो फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर लग रहा है वो एक ही लग रहा है। ठीक है, देन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज अ पावरफुल बैरियर अगेंस्ट वर्टिकल मोबिलिटी के अगेंस्ट। देखो वर्टिकल मोबिलिटी, वर्टिकल का मतलब क्या है, या तो नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, या तो नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, या नीचे से ऊपर जाएगा, उसको हम वर्टिकल मोबिलिटी बोलते हैं। तो बोला है यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज अ पावरफुल बैरियर, कौन सा ऐसा बैरियर है वर्टिकल मोबिलिटी जो अगेंस्ट करता है वर्टिकल मोबिलिटी को इंडिया में, तो वो कौन सा ऐसा फैक्टर है, तो वो आपका कौन सा है, वो कास्ट है, बिकॉज कास्ट जो है ना वो बाय बर्थ मिलता है, दैट्स व्हाई हम कास्ट वही लेते हैं। ठीक है, देन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग, वेट अ सेकंड, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म कहाँ से निकलते हैं, आपके साइकोलॉजी का यूनिट है कि इसमें से कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। तो आप देख लो डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या है, देखो ये ईड है, ये ईगो हो गया और ये सुपर ईगो हो गया, सुपर ईगो हो गया। ये जो ईड है, ईड को हमने क्या कंसीडर करना है, छोटा बच्चा। इसमें जो हमारी डिजायर्स होती हैं, जो हमारे इंस्टिंक्ट होते हैं वो ईड में होते हैं। ईगो, ईगो किससे रिलेटेड है, रियलिटी से रिलेटेड है, और सुपर ईगो ये मॉरलिटी से रिलेटेड है। अब ये जो ईड है और सुपर ईगो है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ईड और सुपर ईगो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और ईगो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए, इनके बीच में सुलह करवाने के लिए किसका यूज़ करता है, डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करता है। तो बोला इनमें से कौन सा नहीं है डिफेंस मैकेनिज्म, 10 टाइप्स की डिफेंस मैकेनिज्म है, कौन सा नहीं आएगा, रिग्रेशन भी है, कंपनसेशन भी, सब्लिमेशन भी, बट ये एसोसिएशन जो है ना, एसोसिएशन नहीं आएगा इसमें। ठीक है, देन आपका क्वेश्चन नंबर, यस, क्वेश्चन नंबर 14 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयरिंग, कौन सा इनकरेक्ट पेयरिंग है इसमें। तो देखो ROS जो है ना वो इवान पैवलो ने दिया है, ये तो सही है, रेस्पोंडेंट ऑफ ये कंडीशनिंग की बात की है। SR थ्योरी जो गुदरे ने दी है, SR स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात जो गुदरे ने नहीं की है, तो आंसर बी है। हमसे पूछा है करेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है, RS थ्योरी हल ने दी है, SOR थ्योरी BF स्किनर ने दी है। द व्यू दैट, क्वेश्चन नंबर 15 के द व्यू दैट एनीथिंग कैन बी टॉट एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, किसने बताया है, पियाजेट ने नहीं बताया। पियाजेट ने किसकी बात की है, स्टेजेस की बात की है, SPCF। हमने कैसे उनको याद रखना है, SPCF, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज एंड फार्मर ऑपरेशन स्टेज। और उन्होंने की बात की है एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम की बात की है। उन्होंने बोला है बच्चे कैसे हैं, लिटिल साइंटिस्ट की तरह काम करते हैं। आंसुमल ने मीनिंगफुल लर्निंग की बात दी है। गगने ने हायरार्की दी है, जो हमने कैसे याद रखी है, SSC का एग्जाम दिया, वर्बल डेफिनेशन रख ली, CRP के लिए क्वालिफाई हो गया। SSC क्या है, सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स ट्रेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पे जो ब्रूनर है, यस ब्रूनर जो है ना, तो ब्रूनर ने दिया है ये कोड कि एनीथिंग, कोई भी किसी भी स्टेज पे पढ़ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयरिंग, कौन सा इसमें करेक्ट पेयरिंग है, तो करेक्ट पेयरिंग साइन गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दिया है, साइन, यस साइन गेस्टाल्ट थ्योरी किसने दिया है, आपका ब्रूनर ने दिया है क्या, साइन थ्योरी किसने दी है, साइन गेस्टाल्ट थ्योरी ब्रूनर ने नहीं दी है। तो गेस्टाल्टिज्म की जब भी बात आती है ना, तो वो उसमें ओलर आते हैं, है ना,
तो हमें पूछा है यहाँ पे करेक्ट पेयरिंग कौन सी है। ये ब्रूनर ने नहीं दिया है। क्लासिकल गेस्टॉल्ट थ्योरी ये कोहलर ने दिया, हाँ कोहलर से ही बात है, इसको हम करेक्ट करते हैं। फील्ड थ्योरी किसने दी है? टॉलमैन ने नहीं दी है, वो कुर्ट लेविन ने दी है। कुर्ट लेविन ने फील्ड थ्योरी दी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग पैवलो ने नहीं दी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है? स्किनर ने दी है, बीएफ स्किनर ने। तो ये भी नहीं आएगा। आंसर इसका क्या है? आंसर है 16 का ओनली बी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट है, गिव मी अ डजन ऑफ हेल्दी चिल्ड्रन, कि अगर आप मुझे तंदुरुस्त हेल्दी बच्चे दोगे तो मैं उनको डॉक्टर भी बना सकता हूँ, जजेस भी बना सकता हूँ, मैजिस्ट्रेट भी, भिखारी भी बना सकता हूँ, चोर भी बना सकती हूँ, लेकिन बच्चे हेल्दी होने चाहिए। तो ये किसने बोला है? जेबी वाटसन ने बोला है। ठीक है। ए पर्सन साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट आर आइडेंटिकल इन व्यू ऑफ। ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहा है कि एक पर्सन का जो साइकोलॉजिकल फिजिकल इन्वायरमेंट एक जैसा है। तो ये स्ट्रक्चरलिस्ट का कहना है, स्ट्रक्चरलिज्म का। ठीक है, स्ट्रक्चरलिस्ट का कहना है, हिंदी में है ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, यस आई थिंक शो हो रही होगी आपको स्लाइड अच्छे से। ओके। अच्छा, हमने क्या देखना है यहाँ पे? हमने फाइंड करना है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब क्या है यहाँ पे? कि देखो इसमें सब कुछ आएगा लेकिन ये नहीं है। देखो हमने क्या पढ़ा है? ये क्रिएटिविटी, थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी के स्टेप्स में फफोई पढ़ा है, FOFE, फफोई। फफोई तो फ्लुएंसी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, ओरिजिनलिटी भी। लेकिन हमारी ट्रिक में यहाँ पी नहीं है कहीं, तो पंचुअलिटी आंसर है इसका। मतलब इसमें नहीं आएगा। ऑड वन आउट का मतलब क्या है? जो इसमें नहीं आएगा। थिंग्स एज दे आर, जैसी चीज़ें चल रही है, जैसे हम देख रहे हैं, हम देखें आने दही, ये किसका स्लोगन है आपको पता होना चाहिए। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया। ये प्रैग्मेटिज्म का कहना क्या है? एक्शन। डेमोक्रेसी पे फोकस करते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सोशल चेंज होना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। सोशोलॉजिकल आउटलुक है, ये नहीं आएगा। रियलिस्ट का कहना है यस। आइडियलिज्म में क्या है? ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस की बात करते हैं। जो भी वैल्यूज हैं इटर्नल है, गॉड पे फोकस करते हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज पे फोकस करते हैं। ठीक है, जो ट्रुथ है वो इटर्नल है, वैल्यूज पे फोकस करते हैं। एग्जिस्टेंशलिज्म ह्यूमंस पे फोकस करते हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। देन आपका आता है बैलेंस करिकुलम इज आल्सो नोन। जो बैलेंस करिकुलम है उसको हम क्या बोलते हैं? तो यस, जो आपका बैलेंस करिकुलम है उसको हम कौन सा करिकुलम बोलते हैं? इंटीग्रेटेड करिकुलम। क्या उसको एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम बोलते हैं, एक्टिविटी सेंटर करिकुलम बोलते हैं, या कोर करिकुलम बोलते हैं? अब आप मुझे ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताओ ज़रा। यस, तो इसको हम, होप आपने कमेंट में आंसर दिया होगा, इसको हम कोर करिकुलम बोलते हैं। तो बैलेंस करिकुलम इज आल्सो नोन एज, इसको हम कोर करिकुलम बोलते हैं। ठीक है। देन आता है आपका ऑल सिस्टम। ठीक है, ऑल सिस्टम, ये क्वेश्चन देख लो। यस, ऑल सिस्टम ऑफ आइडियाज आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसीज इन द कोर फिलासफी ऑफ। तो जब भी कॉन्सिक्वेंसीज की बात आए तो ये किसकी फिलासफी है? कोर फिलासफी किसकी है? कॉन्सिक्वेंसीज पे फोकस हम वेरिफिकेशन। देखो वेरिफिकेशन हम कहाँ पे करते हैं? साइंस में वेरिफिकेशन करते हैं, इसलिए इसका जो आंसर है साइंटिफिक जब भी देखोगे ना तो रियलिज्म से रिलेटेड होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 का कहना क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिलासफी, इसमें से कौन सी ये फिलासफी है जो क्या बोलती है? डोंट केयर टू नो अबाउट। बहुत सारी थ्योरीज क्या बोलती हैं? बॉडी के बारे में, सोल के बारे में, गॉड के बारे में बहुत सारी थ्योरीज क्या बोलती हैं? आप अच्छे रहो, दूसरों के साथ अच्छा करो, तो यही आपको काम आएगा। तो ये किसका कहना है? ये आपका बुद्धिज्म का कहना है। वेदांता फिलासफी शंकराचार्य ने दी है। जो गॉड क्या, जो किसकी बात करता है? सोल इज अ पार्ट ऑफ गॉड, गॉड इज अ पार्ट ऑफ सोल। संख्या फिलासफी महर्षि कपिल ने दिया है, जिसमें उन्होंने बोला पूरी वर्ल्ड की क्रिएशन के पीछे दो एलिमेंट्स हैं, प्रकृति और पुरुष। ठीक है। और बुद्धिज्म के गौतम बुद्धा है, जहाँ पे उन्होंने बोला दुख से बचने के लिए आप क्या करोगे? कि पूरी दुनिया ने क्या किया क्या नहीं किया, आपको इसके साथ कुछ नहीं है, आप दूसरों के साथ अच्छा करो और अच्छे रहो, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 24 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? प्री एग्जिस्टेंट वैल्यूज आर नॉट एक्सेप्टेड बाय। प्री एग्जिस्टेंस मतलब जो पहले से ही वैल्यूज़ हैं उसको कौन एक्सेप्ट नहीं करता है? जो आइडियलिस्ट है और एग्जिस्टेंशलिस्ट है ना, उनका कहना क्या है कि जो इटर्नल, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जो आइडियलिस्ट है ना उनका कहना क्या है? इटर्नल वैल्यूज़ मस्ट होती हैं, इटर्नल वैल्यूज़ ही अच्छी हैं और हमेशा रहने वाली वैल्यूज़ होती हैं वो। ठीक है। तो ये तो नहीं आएगा। आइडियलिस्ट और प्रैग्मेटिस्ट, आइडियलिस्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आइडियलिस्ट, जहाँ जहाँ आइडियलिस्ट है उसको हम एलिमिनेट करेंगे, देन वी विल गेट आवर करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रैग्मेटिज्म एंड एसेंशियलिस्ट। देन आता है आपका यस, देन आता है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर यस, जो क्वेश्चन नंबर 25 है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का क्या कहना है? द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, वेट अ सेकंड, यस, द फंडामेंटल नेशनल वैल्यूज़ हैज़ बीन गिवन। जो हमारी फंडामेंटल नेशनल वैल्यूज़ है वो किस में दी हुई है? तो आपको पता होना चाहिए किस में दी हुई है फंडामेंटल नेशनल वैल्यूज़। वो हमारे प्रियम्बल, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना प्रियम्बल का, उसमें दी हुई है। देन क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव्स इन द ड्यूलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और सोल की बात कौन करता है? आपको पहले ही मैंने बताया है, वो सांख्य फिलॉसफी बात करता है कि अगर हमें मोक्ष को अटेन करना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पता होना चाहिए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द प्रकृति एंड द पुरुष। ओके। क्वेश्चन नंबर 27 यस, तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? हु सेड दैट मटेरियल एंड स्पिरिचुअल नॉलेज इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, मटेरियल नॉलेज है, ऑलरेडी प्रेजेंट है इंसान में, बट कवर ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या होता है? जहालत के अंदर ही कवर है। तो एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से हम इस इग्नोरेंस को बाहर निकालते हैं, इस जो नॉलेज है इसको बाहर निकालते हैं। ये किसने बोला है? ये विवेकानंद ने बोला है, स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है। डेलिक्वेंसी इज कमिटेड, जो चिल्ड्रन के अंदर डेलिक्वेंसी आती है तो वो किस ग्रुप के बच्चों के अंदर आती है? 7 to 15 ईयर्स के बच्चों के अंदर आती है। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 29।
द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और ये एस्टैब्लिश कब हुआ था 1961 में अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। और किसके लिए काम करता है, ये स्कूल एजुकेशन के लिए काम करता है। तो प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द एनसीईआरटी इज एन एक्सटेंशन वर्क विद द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट सेंटरिंग अराउंड द इंप्रूवमेंट ऑफ, किसकी बात करता है, किस चीज़ के लिए बात करता है, अभी मैंने आपको बोला स्कूल एजुकेशन के लिए बात करता है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देन आपका आता है द करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन इंडिया। द करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन इंडियन एजुकेशन इज मोस्टली इन्फ्लुएंस बाय, तो जो हम करिकुलम बनाते हैं, करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो किस पे डिपेंड होना चाहिए, किस पे डिपेंड, चाइल्ड बच्चे की पैडागोजी, चाइल्ड पैडागोजी क्या है, टीचर्स की पर्सनैलिटी के ऊपर तो बिल्कुल नहीं है, फैमिली का स्ट्रक्चर क्या है, बट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर ये होना चाहिए। ठीक है, देन आपका आता है द ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट। जो ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या बताया, उन्होंने व्यू दिया कि एजुकेशन डज नॉट ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज, एजुकेशन की वजह से हम सोशल चेंज नहीं कर सकते हैं, बल्कि सोशल चेंज किसका है, एजुकेशन से। जब एजुकेशन में चेंज होती है फिर ही सोसाइटी में भी चेंज होती है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये किसने बोला है, ये दुर्खीम ने बोला है, दुर्खीम। ठीक है, तो किसने बोली है ये लाइन, दुर्खीम ने बोली है। फिर आपका आता है आईक्यू को कंप्यूट करते हैं, तो आप इसकी एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है मेरे पास, तो वैसे आप याद रख सकते हो। तो ट्रिक क्या है, MA/CA इंटू 100। तो MA/CA इंटू 100 है कहीं, MA/CA इंटू 100 देखो यहाँ पे है। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, MA/CA इंटू 100, माँ का लाडला बिगड़ गया, MA माँ फिर का लाडला बिगड़ गया, क्यों, क्योंकि इसको 100 रुपीज़ दिया, माँ का लाडला बिगड़ गया। देन स्टैनफोर्ड, यस, स्टैनफोर्ड बाइनट स्केल मेजर, किसके लिए मेजर किया जाता है स्टैनफोर्ड बाइनट स्केल को, ये इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए है, इंटेलिजेंस को नापन करने के लिए। ठीक है, तो हमने कितने क्वेश्चंस किए, 33 क्वेश्चंस किए। फर्दर हम आगे क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 आएगा। यस, द इंक्लूसिव एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, जहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं नॉर्मल बच्चे को भी एज वेल एज स्पेशल बच्चे को भी, जब हम इंक्लूड करते हैं उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसका मेन फंक्शन क्या है, टू अनकवर एंड मिनिमाइज बैरियर ऑफ लर्निंग। हमने ये जो अनकवर और कम करना है बैरियर लर्निंग का, नहीं कम नहीं करना, पूरी तरह से रिजेक्ट करना, खत्म करना है। चेंज करना है एटीट्यूड, बिहेवियर, टीचिंग मेथड, करिकुलर इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें चेंज करनी है, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग सब कुछ रखना है। तो ये हमें कहीं थोड़ा बहुत लग रहा है, यस ये तो है। आगे देखते हैं, टू प्रमोट कॉन्स्टेंटली द लोकल कल्चर एंड कंटेंट ऑफ वेरियस कम्युनिटीज ऑफ द सोसाइटी, तो ये भी इसमें है। अब ये अगर पीसी होता फिर हम लेते, तो हमें ऑप्शन नंबर डी ही लेना पड़ेगा, तो आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर डी। देन आता है आपका, यस, देन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट रिलेटेड टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं रिलेट करता है, देखो एक होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है एक फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। तो जो ये फॉर्मल, यस, तो जो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ इसका मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन की बात हो रही है। जो नॉन फॉर्मल होता है जहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता, तो कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट, कौन सा नहीं करता है, तो वो कौन सा नहीं करता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी है, यस, चेन ऑफ कमांड स्पैन डायरेक्शन, बट हायरार्की इन स्ट्रक्चर नहीं आएगा, स्ट्रक्चर में हायरार्की ये नहीं आएगा, तो आंसर इसका डी है। ठीक है, देन हु एम्फसाइज दैट द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी द डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन द फीलिंग ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड। तो इंटरनेशनल ब्रदरहुड की बात किसने की, इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की नेशनलिस्ट थे ये, तो वो आपके हो गए टैगोर ने बात की है। गांधी जी ने किसकी बात की, 3H को डेवलप करना है, 3 R's को डेवलप करना है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन शुड बी गिवन टू द शुड बी प्रोवाइडेड बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, मदर टंग में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें। डेवी ने एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम की बात की, उन्होंने बोला कि स्कूल क्या है, स्कूल इज अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, एक्सपीरियंस सेल्फ सेंटर करिकुलम की बात की। प्रैग्मेटिज्म थे, रूसो ने बुक लिखी है माइजोला। ठीक है, और उन्होंने नेगेटिव एजुकेशन की बात की, जहाँ पे बच्चा एक्टिव हो, सारी चीज़। मेन सेंटर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन जो है उसका जो मेन सेंटर है वो कहाँ पे है, इनफॉर्मल की बात हो रही है, जहाँ पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। तो जो घर होता है ना होम, वहाँ पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं घर में। ठीक है, फिर आता है हाँ मैच, यहाँ पे एक मैच करना है, यस मैच करना है। कंजर्वेटिव सोसाइटी कौन सी होती है, क्लोज ग्रुप सोसाइटी कौन सी होती है, कल्चरल डिफ्यूजन क्या है, और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है। देखो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना। क्वेश्चन नंबर 38 है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो कंजर्वेटिव सोसाइटी क्या होती है, एक ऐसी सोसाइटी होती है ना जो चेंज नहीं करती है अपने आप को, बिल्कुल कंजर्वेटिव रहती है, फिक्स रहती है। अगर चेंज करेगी भी ना वो स्लो डायरेक्शन में चेंज करती है। तो A का 4 देखेंगे, A का 4 आया, एलिमिनेशन से करना है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। क्लोज ग्रुप सोसाइटी कौन सी होती है, क्लोज ग्रुप सोसाइटी ये एक एक्सोजीनियस सोर्स ऑफ चेंज होता है जो जल्दी से चेंज नहीं होता। ठीक है, B का 1 आएगा, जैसे ही हमें B का 1 मिला, इसको हम एलिमिनेट करते हैं, इसको भी एलिमिनेट करते हैं, देन वी विल गेट आवर करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। वेट अ सेकंड, आई विल इरेज द ऑप्शन। ओके नाउ लिसन, यस आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर B। फिर कल्चरल डिफ्यूजन, कल्चरल डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि जब हम कल्चर किसी भी कल्चर को स्प्रेड करते हैं, डिफ्यूजन करते हैं, तो ट्रेड्स दैट आर सोशो इकोनॉमिक इन नेचर, और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से ही आपका निकल जाना चाहिए था। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किसकी वजह से होती है, कास्ट की वजह से होती है। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। ओके नाउ लिसन केयरफुली।
क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गो इन फेवर ऑफ द इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन। तो कौन सा इस फेवर में नहीं है इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन में। देखो इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन, द इंडिविजुअल एक एसेट होता है सोसाइटी का, उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ए तो श्योर है, हमें पूछा है कौन सा नहीं, गलत है। गलत कौन सा है? सोसाइटी एक स्ट्रॉन्ग है, अगर सोसाइटी तभी स्ट्रॉन्ग है जब इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग होगा, बी भी है। हर एक जो इंडिविजुअल होता है वो यूनिक होता है और उसकी जो पोटेंशियलिटीज़ होती है ना वो भी यूनिक होती है, तो हमें हर एक पोटेंशियलिटीज़ के अकॉर्डिंग चलना है, ये भी है। सोसाइटी इज सुप्रीम एंड ऑल इंडिविजुअल्स आर ओनली पार्ट। सोसाइटी सुप्रीम नहीं है, सोसाइटी किसकी वजह से बनती है? लोगों की वजह से बनती है। जब ग्रुप ऑफ पीपल स्ट्रॉन्ग होंगे तो सोसाइटी भी स्ट्रॉन्ग होगी। बट यहाँ पे बोला है कि सोसाइटी सुप्रीम है, इंडिविजुअल सुप्रीम नहीं है, तो ये आंसर पूरी तरह से गलत है। तो आंसर क्या है? हमें पूछा था गलत कौन सा है, तो हमें गलत का ही आंसर देना है, तो गलत आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी है। अकॉर्डिंग टू होम, किसके अकॉर्डिंग? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। किसने बोला है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी साइंस ऑफ एजुकेशन है? यस। तो किसने बोला है साइंस? ये बोला है पील ने, पील ने, यस पील ने बोला है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर, यस क्वेश्चन नंबर 41, द फैमिली इम्पार्ट्स एजुकेशन चाइल्ड। बच्चा जो है, बच्चे को जो एजुकेशन प्रोवाइड करती है फैमिली, वो कैसे करती है? फॉर्मल होता है जहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, तो ये नहीं डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के रेगुलर नहीं भी नहीं, वो इनफॉर्मली करती है। फैमिली एजुकेशन प्रोवाइड कैसे करती है? इनफॉर्मली करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया यूजिंग कॉन्स्टेंटली फॉर प्लेसिंग पीपल इन अ पर्टिकुलर सोशल क्लास। तो कौन सा ऐसा क्राइटेरिया नहीं है किसके लिए कंस्टेंटली फॉर प्लेसिंग पीपल, किसी भी पर्टिकुलर क्लास में हम उनको रखेंगे, तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया नहीं आएगा? तो कौन सा क्राइटेरिया नहीं है? नॉलेज की वजह से वो एक ही क्लास में नहीं रह सकते हैं। बाकी रेस, रिलीजन, वेल्थ ये तो हो गया, बट यहाँ पे जो नॉलेज है ना वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा इसमें, बाकी सारे इनकरेक्ट है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट कौन सा है? एक स्कॉलर है, वो स्टडी कर रहा है अपने सब्जेक्ट में, तो उसको प्रिपेयर होने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पहले अगर मैं पीपीटी नहीं बनाऊंगी, आपको आप क्वेश्चन के आंसर पता नहीं होंगे, तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकती ना। तो प्रिपेयर होना नहीं है, ये गलत है। प्रिपरेशन, क्लास के लिए प्रिपरेशन बिल्कुल ज़रूरत नहीं है एक्सपीरियंस टीचर को, चाहे कोई भी टीचर हो, उसके लिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है। तभी तो इन सर्विस में भी बहुत सारी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, सेमिनार्स, वर्कशॉप, ओरिएंटेशन कोर्सेज, रिप्रेशन कोर्सेज दी जाती है, सो दैट वो अप टू डेट रहे। तो ये भी नहीं आएगा। इरेस्पेक्टिव ऑफ हर एक्सपीरियंस और स्कॉलरशिप ए टीचर नीड टू प्रिपेयर एंड, हाँ जब भी मतलब अगर उसको स्कॉलरशिप भी चल रही है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन तभी उसको क्लास में प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक जो स्किल टीचर है वो मैनेज करेगा क्लास को विदाउट परमिशन, नहीं, ये भी गलत है। तो आंसर इसका क्या आएगा? ओनली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, यस क्वेश्चन नंबर 44 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन एलिमेंट ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल एंड अ रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च रिपोर्ट में कौन सी चीज़ें जो है वो कॉमन नहीं है? ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव और जो हाइपोथेसिस होता है ये सेम होता है। इम्प्लीकेशन जो फर्दर रिसर्च के लिए देते हैं ना वो सेम नहीं होती है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है। रेफरेंस टू प्रीवियस रिसर्च ये भी सही है, सोर्सेज ये भी सही है, बट इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, यस क्वेश्चन नंबर 45, when a researcher includes in his sample those individuals who are willing and are readily available the sampling techniques। अब जैसे मैं रिसर्च कर रही हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं जम्मू से हूँ, तो मैं जम्मू में रिसर्च कर रही हूँ, जो मुझे आसपास में नज़दीक मिलेगा मैं वहीं पे जाकर रिसर्च करूँगी ना। तो जो मुझे रीडली एसेसिबल मतलब मैं आसानी से देख सकती हूँ, तो उसको हम कौन सा बोलेंगे? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तो नहीं है, यहाँ पे हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोटा सैम्पलिंग नहीं आएगा, स्नोबॉल सैम्पलिंग भी नहीं आएगा, इसमें एक्सीडेंटल सैम्पलिंग आएगा। इंसिडेंटल मतलब इंसिडेंट से ही मुझे आसपास ही मिल गया है। जो इंसिडेंटल सैम्पलिंग है ये किसके अंडर आता है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आता है। देन आपका आता है, यस एक ऐसा मेथड, ए मेथड ऑफ सैम्पलिंग दैट एंश्योर्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग नहीं है। पर्पजिव सैम्पलिंग में तो हम जजमेंट करते हैं ना, अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में टेंथ टर्म एंड टर्म होती है, बट जो आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है इसी में हम देखते हैं जो प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन होता है हर एक सेक्शन का। ठीक है, देन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 47, यस कौन सा? यस क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर रिसर्चर। प्राइमरी एक होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, दूसरा होता है प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स होता है जो हम कहीं और से डेटा लेते हैं, मतलब किसी ने ऑलरेडी डेटा को कलेक्ट किया है, जैसे एनसाइक्लोपीडिया हो गया, एजुकेशनल रिसर्च, वहाँ पे हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो कैसा होता है? वो सेकेंडरी होता है। प्राइमरी क्या होता है? जो हम खुद डेटा को कलेक्ट करते हैं, जैसे कहीं रिसर्च जर्नल से उठा लिया, खुद ही डेटा कलेक्ट कर दिया। तो एनसाइक्लोपीडिया और रिसर्च जो होती है वो सेकेंडरी डेटा होता है। आर्टिकल पढ़ लिया ये भी होता है। रिसर्च पेपर इन अ प्रोफेशनल जर्नल, तो ये इसका क्या है? प्राइमरी डेटा है। एब्स्ट्रैक्ट रिसर्च स्टडी का ये भी नहीं आएगा इसमें। ठीक है, फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 48। यस क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी होता है कि जहाँ पे हम एक केस लेते हैं और उसको इन डेप्थ स्टडी करते हैं। कोई पर्टिकुलर यूनिट हो सकता है, कोई केस हो सकता है, उसकी जब हम डेप्थ में स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? केस स्टडी मेथड। तो बोला है कौन सा सिमिलर है केस स्टडी मेथड के जैसा? लॉन्गिट्यूडनल स्टडी तो नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होता है? एक ही प्रॉब्लम को हम स्टडी करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज आल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। लॉन्गिट्यूड सोशल सर्वे भी नहीं है। तो इसका जो मेन आंसर है, यस इसका जो आंसर है वो क्या है? वो है फॉलो अप स्टडीज़। फॉलो अप हॉरिजॉन्टल स्टडीज़ भी नहीं, फॉलो अप स्टडीज़ है आंसर। ठीक है,
ए टीचर इज स्ट्रिक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 को हम देखते हैं कि एक टीचर है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, क्लास में उसको बहुत अच्छा डिसिप्लिन होना चाहिए और वो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराती है, बट वो हमेशा एक रूम रखती है डिस्कशन के लिए जहाँ पे वो बच्चों के डाउट्स को क्लियर करेगी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उनको कोई डाउट्स तो नहीं आ रहे हैं या दूसरी एक्टिविटीज़ में कोई डाउट्स तो नहीं आ रहे हैं। तो ये कौन सी अप्रोच है, व्हाट इज़ द अप्रोच ऑफ टीचर टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स की तरफ टीचर की कौन सी अप्रोच हो गई कि जहाँ पे है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, क्लासरूम में बहुत अच्छा डिसिप्लिन क्रिएट करती है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराती है और उसने डिस्कशन करी है। ये भी अथॉरिटेटिव तो नहीं हो सकता जहाँ पे वन वे ट्रैफिक हो, है ना, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोलने की कोई परमिशन नहीं है, ये तो नहीं है। इसका बेस्ट आंसर है डेमोक्रेटिक, ठीक है, फ्लेक्सिबल भी नहीं है, रिजिड भी नहीं है, तो आंसर क्या है, डेमोक्रेटिक, ठीक है। देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 50। यस, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, द वेदास टीच अस। जो वेदास है वो हमें क्या सिखाते हैं, क्रिएशन इज़ विदाउट बिगनिंग। देखो विदाउट बिगनिंग तो ऐसा तो नहीं सिखाते हैं, क्रिएशन इज़ विदाउट एंड ये भी नहीं है, ए भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, क्रिएशन इज़ विदाउट बिगनिंग एंड विदाउट एंड। यस, आंसर इसका सी है। देन आता है आपका अमंग द फॉलोइंग टीचर्स होम यू विल लाइक द मोस्ट। मतलब ये यहाँ पे टीचर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप इनमें से सबसे ज़्यादा टीचर्स किस टीचर को लाइक करोगे। वन हु यूजेस मोशन पिक्चर इन द रिजॉर्ट, जो पिक्चर्स का यूज़ करे रिजॉर्ट में, उसको लाइक करोगे क्या, नहीं ना। वन हु यूजेस चार्ट्स और मैप्स का जो यूज़ करे, अब चार्ट्स और मैप्स का उसने यूज़ कर दिया बट उसको पढ़ाना नहीं आता, तो ये ऐसा तो नहीं है। वन हु यूजेस बोर्ड ओकेशनली, बोर्ड का यूज़ नहीं। वन हु यूजेस जब वो प्रोजेक्ट का यूज़ करता है अलॉन्ग, वो पेपर पेन और बोर्ड पे लिखता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हमसे समय समझाता है, उसको हम पसंद कर सकते हैं, ठीक है। देन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 52। यस, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, स्टडी इन विच डायरेक्ट परसेप्शन एंड इंसिडेंट ऑब्जेक्ट मेड इज। तो क्या पूछा है, एक स्टडी है जिसमें हम डायरेक्ट चीज़ों को क्या कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं, तो उसको हम कौन सा बोलते हैं, नेचुरलिस्टिक रिसर्च नहीं है। नेचुरलिस्टिक रिसर्च वो होती है जो हम बच्चों के नेचर में जाके करते हैं, तो ए नहीं आएगा। प्रैक्टिशनर रिसर्च हम किसको बोलते हैं, ये हम एक्शन रिसर्च को बोलते हैं, जो प्रैक्टिशनर करता है, प्रैक्टिशनर के लिए की जाती है, इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम के लिए की जाती है, तो ये भी नहीं है। फिनोमिनोलॉजी रिसर्च है जहाँ पे हम खुद से चीज़ों को क्या करते हैं, परस्यू करते हैं, लाइव परस्यू करते हैं, तो आंसर सी है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वांटिटेटिव की टाइप की रिसर्च है और जहाँ पे हम हाउ पे फोकस करते हैं, जैसे सेंसस हो गया, ट्रेंड स्टडी हो गया, स्नैपशॉट हो गया, सर्वे हो गया, ठीक है। देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर